So, hello everyone, this is Snehal Shrivastava, and in this session, we will be discussing the Hindu newspaper analysis. Now, आज के हिंदू न्यूज़पेपर में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमें नज़र आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी है इसके लिए एक मतलब अपनी तरफ से ये दिखा है कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी धीमे हो रही है, पोस्टिंग में डिले हो रही है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, पॉइंट ये एनजेएसी क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है, हम लोग इसको समझेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बैकग्राउंड, इसका एनजेएसी का बैकग्राउंड क्या है। तो एनजेएसी जो है वो 2015 में 16 अक्टूबर को 4:1 मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आगे ना। इनका कहना है कि ये जो दो लॉ हैं, मतलब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इनका कहना है, जजेस का कहना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ये कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को अफेक्ट कर रहा है और बाकी चीज़ों को भी, बाकी जो प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर, मतलब जुडिशरी के प्रोसीजर्स में एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल यहाँ पे इस कमीशन में नज़र आता है। इस वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। नाउ बिल के अकॉर्डिंग, ये जो एनजेएसी बिल है इसके अकॉर्डिंग ये जो कमीशन है इसमें कुछ लोग होंगे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद आते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ और जस्टिस या फिर एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर हो सकते हैं, और साथ ही साथ 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे एक कमेटी के द्वारा। और इसमें हम देख सकते हैं कि वो वुड बी फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और अ वुमेन, मतलब कि ये जो कह सकते हैं कि कम रिप्रेजेंटेड क्लास के लोग हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन्स या माइनॉरिटी कम्युनिटी, इनके लोग, ऐसे 2 लोग इसमें पाए जाएंगे। तो ये इस तरह के 4 लोग इसमें होंगे, 4 तरह के लोग होंगे, चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और 2 माइनॉरिटी या कह सकते हैं कि जिनको कम रिप्रेजेंटेशन मिला है वो लोग होंगे इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। इनका काम होगा कि ये जजेस को अपॉइंट करेंगे, सब लोग मतलब अपने से बैठ के बात करेंगे और एक जज को सेलेक्ट करेंगे कि हाँ ये चीफ जस्टिस, और लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से किस जज को ट्रांसफ़र करना है इसके बारे में बातें करी जाएंगी। नाउ फिर इसके बाद हाउ प्रोपोनेंट्स ऑफ एनजेएसी डिफेंडेड, मतलब कि किस तरह से जो एनजेएसी को लाने वाले लोग हैं उन्होंने कैसे डिफेंड किया। तो उनका कहना है कि ये जो इम्बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट किया गया है सेकेंड जजेस केस में, उसको सही करने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। एनजेएसी जो है ये एक ब्रॉड माइंडेड फोरम है जिसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, अलग अलग क्लासेस के लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेलेक्ट करेंगे कि वो कौन आगे जाएगा। तो मतलब कि ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नॉर्मल पर्सन है जो आकर के, नॉर्मल पर्सन मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो एमिनेंट पर्सन्स हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन या बैकवर्ड क्लास के, उनको यहाँ पे मौका मिलेगा कि वो हाई कोर्ट के मतलब कि जजेस को डिसाइड करे कि किसको प्रमोशन मिलना चाहिए, किसको हाई कोर्ट भेजना है, किसको ऊपर जाना है, किसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का मौका उनको भी मिलेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ और भी एक्स मतलब कि जो मिनिस्टर है। तो यहाँ पे मिनिस्टर का इन्वॉल्वमेंट भी नज़र में आता है। तो बात तो सही है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब जिसको जुडिशरी के प्रोसीजर्स के बारे में ही नहीं पता, जिसने लॉ पढ़ी ही नहीं है, वो कैसे जजेस की अपॉइंटमेंट को डिसाइड करेगा कि किस जज को हमें प्रमोट करना है और किस जज को प्रमोट नहीं करना है। और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक कुछ हद तक कहा जाए तो हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि इसमें एग्जीक्यूटिव का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो दो एमिनेंट पर्सन्स की बात की जा रही है SC ST OBC या वुमेन, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि पावरफुल है तो वो अब और उसकी रीच भी उसकी ज़्यादा है लोगों तक एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना। क्योंकि लोग प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा जानते हैं, चीफ मिनिस्टर को ज़्यादा जानते हैं, उस जब काम पड़ता है तो उन्हीं के पास जाते हैं। तो वहाँ पे जब जो दो एमिनेंट पर्सन हैं, इसकी क्या गारंटी कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ या करंट गवर्नमेंट से या उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होगी उससे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के आता है कि क्या ये जो प्रोसीजर रहेगा NJAC का, क्या ये न्यूट्रल रहेगा, और जो लोग अपॉइंट करेंगे उनको क्या जानकारी है जुडिशरी से रिलेटेड, उनको क्या पता है लॉ के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस भी नज़र में रखे, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट रख के इस बात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है। फिर वही यहाँ पे वही बात बताई गई कि क्यों कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया, तो अभी वो मैंने बताई है। और इसके बाद कि किस आर्टिकल में NJAC डिफाइंड है, तो आर्टिकल 124A एंड 124B डिफाइन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसके ड्यूटीज़ जो हैं वो आर्टिकल 124C में एम्पावर पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द फ्यूचर टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। मतलब कि जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए 124C में दिया गया है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, और 124A और B में मेंबर्स और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये था NJAC के बारे में। नाउ NJAC के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रेडियो टेलीस्कोप फ्लोटिंग इन कर्नाटका वाटर थ्रो लाइट ऑन नेचर ऑफ अर्ली स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अब यहाँ पे रेडियो टेलीस्कोप की बात करी गई है। यहाँ पे रेडियो टेलीस्कोप जो जिसका नाम है सारस, यहाँ पे लिखा है सारस 3 टेलीस्कोप। तो ये टेलीस्कोप इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों आया यहाँ पे न्यूज़ में, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं रेडियो टेलीस्कोप इज़ अ स्पेशलाइज्ड एंटीना एंड रेडियो रिसीवर यूज टू डिटेक्ट रेडियो वेव फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो सोर्स इन द स्काई। मतलब कि जो रेडियो वेव्स होती हैं स्काई में, उनको डिटेक्ट करने का काम जो करता है उसे बोलते हैं रेडियो टेलीस्कोप। और इसमें एक एंटीना लगा तो होता है जो इन रेडियो वेव्स को रिसीव करने का काम करता है। तो अभी आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए डिस्कवरीज में और स्पेस और यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ रेडियो वेव टेलीस्कोप जो होते हैं ये काफ़ी एडवांटेजेस भी होते हैं, क्योंकि क्लाउडी वेदर में भी रेडियो वेव्स जो होती हैं वो क्लाउड्स को ईजिली पास करके आ जाती हैं। तो रेडियो टेलीस्कोप जो होते हैं उन वेव्स को एब्जॉर्ब करके वो डिटेक्ट कर लेते हैं उन रेडियो वेव्स को। तो वहाँ पे ये एडवांटेज मिल जाता है कि वेदर ख़राब होने के बाद भी रेडियो टेलीस्कोप अच्छे से वर्क करता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ऐसे वेव्स कलेक्ट करनी होती हैं तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है। इसको काफ़ी ज़्यादा एरिया में वेव कलेक्ट करनी होती हैं। तो लार्ज एरिया की वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है इसको बनाना। नाउ क्वेश्चन उठ के आता है कि ये रेडियो टेलीस्कोप जो होते हैं ये किस काम में आते हैं। तो रेडियो टेलीस्कोप जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं और रेडियो वेव्स को एम्पलीफाई करते हैं स्पेस से। मतलब कि स्पेस में जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जब स्पेस बना था, जिस टाइम पे हम कह सकते कि स्टार्स बने थे, तो उनमें से जो रेडियो वेव्स निकल रही थी तो वो रेडियो वेव्स अभी भी प्रेजेंट होंगी बिल्कुल। तो उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो चुकी होगी, लेकिन हाँ वो रेडियो वेव्स अभी भी प्रेजेंट होंगी। तो जितना बढ़िया रेडियो वेव टेलीस्कोप होगा वो उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी रखेगा छोटी से छोटी वेव्स के लिए, छोटी से छोटी रेडियो वेव के लिए। तो रेडियो वेव का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है कि यूनिवर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एस्ट्रोनॉमर और ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सा स्टार कब बना, कब ख़त्म होगा, या फिर कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ पहले थी, सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स के बारे में। इसके बाद ये क्वेश्चन निकल के आता है कि हम इस आर्टिकल को पढ़ क्यों रहे। तो इस आर्टिकल में सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप की बात करी गई थी। सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप जो है एक नया टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है। तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सारस 3 रेडियो टेलीस्कोप से जो स्टडी चल रही थी उसमें ये बताया कि अभी जो रिसेंटली क्लेम किया गया था कि कॉस्मिक डॉन, मतलब कि जिस टाइम पे
पूरा यूनिवर्स बन रहा था उस टाइम के रेडियो वेव्स डिटेक्ट किए गए हैं कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा, वो फॉल्स था। सारस-3 रेडियो टेलीस्कोप ने इस चीज़ को प्रूव करने में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेल्प करी है। नाउ डिस्कवरी ऑफ रेडियो वेव सिग्नल फ्रॉम कॉस्मिक डॉन। तो अब हम लोग जानते हैं कि कब बोला गया कि ये कॉस्मिक डॉन से सिग्नल्स आ रहे हैं। कॉस्मिक डॉन मतलब कि जिस टाइम पे यूनिवर्स बना था, शुरुआत हुई थी। तो 2018 में एक टीम थी एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी एंड MIT इन द यूएस में, ये दो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने सिग्नल को डिटेक्ट किया था स्टार से, जो कि कहा जा रहा था कि अर्ली यूनिवर्स से आए हैं, मतलब कि यूनिवर्स जिस टाइम बन रहा था तब के टाइम से आए हैं। और उन्होंने तब जो टेलीस्कोप यूज़ किया था वो था एजेस, EDGES। ना इसको लेकर के उन्हें जो है कुछ अवार्ड्स भी मिले। तो इसी के बारे में बात की जा रही, इसी डिस्कवरी को सारस-3 टेलीस्कोप ने गलत प्रूव कर दिया है और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको बोला है। तो ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डिस्कवरी के बारे में कि ASU और MIT जो है US की डिपार्टमेंट्स है, जिन्होंने बोला कि हम जो है फर्स्ट स्टार, जो मतलब कि पूरे यूनिवर्स में सबसे पहला स्टार बना था, उसका जो बर्थ हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम के सिग्नल्स हमने डिस्कवर किए हैं और फिर उनको 2 नोबेल प्राइजेस भी मिले। बट वर्ल्ड को कंफर्मेशन की इंतज़ार था। तो इसके बाद सारस-3 टेलीस्कोप आया और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह पता लगाया कि उस टाइम के जो सिग्नल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे और उसको जो है ASU और MIT की टीम ने प्रॉपरली, मतलब कि एजेस टेलीस्कोप जो इन्होंने यूज़ किया था उससे ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और बट उन्हें जो भी सिग्नल्स मिले थे, जैसे भी सिग्नल्स मिले थे, उन्होंने जो क्लेम किया था कि ये पहले स्टार के सिग्नल है वो गलत था और इसको सारस-3 रेडियो टेलीस्कोप ने प्रूव कर दिया। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसकी घोषणा करी, बताया लोगों को। अब थोड़ा सा जान लेते हैं सारस-3 रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। सारस-3 रेडियो टेलीस्कोप जो है वो इन्वेंट हुआ और बनाया गया एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा एट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया गया। ये पहला वर्ल्ड वाइड टेलीस्कोप है जिस मतलब कि जो एक अच्छी खासी इंटेंसिटी की रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है। और इसको मतलब कि इस पूरे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेड करने वाले जो प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसर सुब्रमण्यम हैं। एंड इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा कम से कम मतलब कि छोटी से छोटी रेडियो वेव्स को भी इस सारस-3 रेडियो टेलीस्कोप की हेल्प से डिटेक्ट करा है ना। ये पहला, वही मैंने बताया कि ये पहला टेलीस्कोप है जिसने वर्ल्ड वाइड बहुत ही बढ़िया इंटेंसिटी की वेव्स को डिस्कवर किया। मतलब कम से कम इंटेंसिटी वाली थी उसको भी एम्पलीफाई करके बड़ा बना के डिटेक्ट कर लिया कि ये किस चीज़ से निकल करके आ रही है। सारस-3 टेलीस्कोप इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ बना है ये भी बता दिया और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में ये आता है। नौ इस टेलीस्कोप को, सारस-3 टेलीस्कोप को सबसे पहले कहाँ डिप्लॉय किया गया, तो वो रूरल टिम्बक्टू कलेक्टिव इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको डिप्लॉय किया गया। इसके बाद सारस-3 जो है इज़ अ कोरिलेशन स्पेक्ट्रोमीटर डिज़ाइन फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट, मतलब वही कि बहुत ही एक्यूरेट मेजरमेंट करता है और फेंट से फेंट मतलब छोटे से छोटे सिग्नल को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे लिखा है कॉस्मिक डॉन। कॉस्मिक डॉन व्हेन द फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज फॉर्म्ड इन द अर्ली यूनिवर्स, जो कि मैं बता चुका हूँ। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साथ ही साथ एक नई थोड़े से इनोवेटिव टेक्निक का यूज़ किया, जहाँ पे इस रेडियो टेलीस्कोप को, जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा था कर्नाटका में फ्लोटिंग वाटर पे, मतलब सॉरी रेडियो टेलीस्कोप इज़ फ्लोटिंग ऑन अ वाटर इन कर्नाटका, तो यहाँ पे इसको पानी के ऊपर तैराया गया है। मतलब पानी के ऊपर कुछ रख के उसके ऊपर तैरने दिया गया है उस टेलीस्कोप को। इसके तैरने से फ़ायदा ये है कि एक हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का होमोजीनियस मीडियम जो है मिल जाता है एंटीना के नीचे, मतलब पानी। और पानी क्या करता है, जो कन्फ्यूजिंग रेडियो वेव्स एमिट होती हैं ग्राउंड से, उसको जो है अपने अंदर ले लेता है, जिससे कि जो टेलीस्कोप है हमारा वो अच्छे से प्रॉपर रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर पाता है और जो ग्राउंड से आने वाली वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उनको डिटेक्ट नहीं करता, जो कि हमें नहीं चाहिए होती हैं। इसके बाद एक बहुत ही रेपिटेटिंग आर्टिकल है जो हमेशा आता रहता है, रिपीट होता रहता है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट
हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है, क्योंकि ये बार बार डिस्कशन में आ रहा है, बार बार डिबेट्स हो रहे हैं इस पर। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, बट मैं फिर से इसको एक बार थोड़ा सा थॉरो रिविजन करा देता हूँ। तो ये है डायग्राम केरला का। केरला में हम देख सकते हैं सिल्वर लाइन कॉरिडोर के बारे में, और ये केरला के बगल में अरेबियन सी है हमारे वेस्ट साइड में। तो ये केरला जो है, केरला में जैसा कि हम देख सकते हैं, केरला जो है कसरगोड से शुरू होकर तिरुवनंतपुरम पे ख़त्म हो रहा है। तो सिल्वर लाइन कॉरिडोर कुछ ऐसा ही बनाया गया है जिससे कि ये एक रेलवे लाइन है जो कि पूरे कसरगोड को तिरुवनंतपुरम से कनेक्ट कर देती है। हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। पहला कसरगोड, दूसरा कन्नौर, कोझिकोडे, तिरूर, थ्रिशूर, कोचिन एयरपोर्ट, एर्नाकुलम, कोट्टयम, चेंगनूर, कोल्लम एंड तिरुवनंतपुरम। अराउंड इसमें 11 जो है स्टेशंस हैं, 11 सिटीज़ हैं जिनको ये कनेक्ट करने का काम करता है। और इससे क्या होता है, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होने के साथ साथ लोगों को ईजिली ट्रैवल मिल जाता है, और जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक लंबे समय वाला टाइम जो है वो भी लोगों का सेव हो जाता है। कम समय में ही लोग ट्रैवल कर लेते हैं, पूरे केरला को ट्रैवल कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। ये जो एक रेलवे लाइन है जो कि 529.45 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, तिरुवनंतपुरम से लेकर के कसोरगढ़ तक। ये 11 डिस्ट्रिक्ट को और 11 स्टेशंस कवर करती है। मतलब हम समझ गए कि ये 11 डिस्ट्रिक्ट है और 11 स्टेशंस है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेशन इनका रहेगा। इसको केरला रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इम्प्लीमेंट कराएगा, और ये केरला गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। मतलब अगर पूछा जाए कि कौन कौन इसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, तो केरला की गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अब ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की, और ये जब डिबेट में है क्योंकि लोग ये केरला के लोग इसका अपोज कर रहे हैं। केरला के लोग नहीं चाहते सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बने, तो फिर गवर्नमेंट वहाँ क्यों बनवाना चाह रही है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन रहा है। तो ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क, जो नेटवर्क अभी है, अभी जितनी रेलवे लाइन से जितने बसेस चल रही हैं, सारी जो भी चीज़ें हैं, ट्रैवल ओवरऑल ट्रैवल, तो उसमें 12 घंटे लगते हैं पूरे केरला को हमें कवर करने में। लेकिन अब जो ये ट्रेन चलेगी वो, क्योंकि उस अभी के टाइम पे क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कसरगोड से तिरुवनंतपुरम तक हम लोग 4 घंटे से भी कम समय में ट्रैवल कर सकेंगे, और 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, क्योंकि स्टॉपेजेस कम हैं तो एवरेज स्पीड भी कम नहीं होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी, मतलब है ना। अगर वो वही रेलवे ट्रैक जो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता तो फिर ट्रेन को कहीं ना कहीं धीमा और तेज़ होना पड़ता, और वहाँ पे उसकी स्पीड और टाइम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता। लेकिन इसीलिए इस रेलवे लाइन को सीधा बनाया गया है जिससे जल्दी से ट्रैवल कर ले और 12 घंटे के सफ़र को 4 घंटे में ही कवर अप कर दे। ना इस पर क्या क्या लिमिटेशन है, जैसे टेरेन लिमिटेशन। ज़्यादातर ट्रेन जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड पर रन होती हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और जो नया एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है उस पर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, कितना बड़ा डिफरेंस ये लेकर के आने वाला है। वहाँ के ट्रैवल एंड टूरिज़्म को भी कितना इफेक्ट होगा इससे। डी ट्रैफिकिंग, क्योंकि सीधी सी बात है कि वो जब बाकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो कहीं ना कहीं टेढ़े मेढ़े हैं, है ना, और इम्प्रॉपर हैं। लेकिन ये जो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा वो प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा एक लाइन में, तो यहाँ पे ट्रैफिक के जो चांसेस होंगे वो लगभग ना के बराबर या काफ़ी कम होते हुए नज़र आएंगे। प्रोजेक्ट जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को भी कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम फॉसिल फ्यूल एनर्जीज का यूज़ किया जाएगा। इश्यूज़ क्या हैं, तो पहला है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव स्प्रेडिंग सेपरेट प्रोटेस्ट। मतलब कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट कोई ना कोई एजेंडा लेके नहीं आएगी, तो फिर उनकी जीत दोबारा कैसे होगी, या फिर जो पावर में नहीं है वो पावर में कैसे आएंगे। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा कोई ना कोई एक पॉइंट लेके ही आती हैं डिबेट के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक
जो कह सकते हैं कि हम एक पॉइंट नहीं बन पा रहा, वो दोनों लोग अपोज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि स्टेट जो है वो ऑलरेडी डेप्ट में है। अगर डेप्ट वाला स्टेट इतने बड़े प्रोजेक्ट को ले लेता है, ह्यूज अमाउंट जिसमें लगना है, तो फिर वो कैसे इसके पैसों को, कैसे इतने पैसे अरेंज करेगा, और क्या इससे जो कर्नाटका जो केरला है, क्या उसके जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हैं या फिर बाकी प्रोसेस हैं और टैक्स हैं, क्या उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो लोग हैं? तो ओवरऑल बर्डन लोगों पे आएगा। तो इस वजह से लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज़, अब वहाँ पे अगर ये प्रोजेक्ट बनता है तो 30,000 फैमिलीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उन लोगों को कहाँ जगह दी जाएगी, इसका भी सरकार ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तो इसको भी ले करके लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। इकोलॉजिकल डैमेज भी है, जैसे कि उसका रूट जो है वो वेटलैंड्स को कट करेगा, पैडी फील्ड्स को कट करेगा और हिल्स को कट करेगा। जब वो इन सब चीज़ों को कट करेगा तो फिर कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट जो है डिग्रेड होगा। अगर हिल्स कट करते हैं तो वहाँ के रहने वाले जानवर, पैडी फील्ड्स और वेटलैंड्स हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। फ्लड हज़ार्ड, क्योंकि ये कॉर्नर पे बन रहा है, हम देख सकते हैं एकदम पैरेलल है कोस्ट के, तो कोस्ट के पैरेलल होने की वजह से अगर पानी अंदर भर जाता है तो पानी बाहर फ्लो नहीं होगा, और पानी बाहर फ्लो ना होने की वजह से, क्योंकि नेचुरल ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक होगा, तो उससे फ्लड और हैवी रेन्स भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है। तो ये है पूरी सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की बात है, जिसमें सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली अराउंड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। नेक्स्ट हम इस एडिटोरियल को देख सकते हैं, जिसमें हमें दिख रहा है लॉस एंड डैमेज, डिसीजन, पिटफॉल्स एंड प्रोमिसेस। ये COP 27 और 28 की बात की गई। कल मैं लाइव आया था, उसमें हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बातें करी हैं, और इसके अलावा मैंने इसके पहले भी करंट अफेयर्स में इस आर्टिकल को ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि बार बार एक ही आर्टिकल को कवर अप करने की ज़रूरत है। जब इसके लिए अलग से ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है तो फिर उसको देख लेना चाहिए। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ के, मतलब ऑब्वियसली रिवाइज़ करना चाहिए, बट अगर मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ तो वीडियो की लेंथ और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप पिछले वीडियो में जाके उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक आर्टिकल हमें दिखता है जिसमें बात की जा रही है, इन इंडिया कॉल फॉर लुकिंग बियॉन्ड द बाइनरी आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे मैंने कल बताया था, इस आर्टिकल को भी हमने कल ही कवर कर रखा है, जिसमें बात करी गई थी कि किस तरह से लेस्बियन, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स जो हैं, LGBTQIA+ के जो राइट्स हैं, उनको मतलब कि उनको उनके राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, उनको राइट टू मैरिजेस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। उनका ये डिमांड है कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में उनकी मैरिजेस को भी उसमें रिप्रेजेंट किया जाए। वहाँ पे क्यों डिफरेंट जेंडर्स की ही बात करी गई है, वहाँ सेम सेक्स की बात क्यों नहीं करी गई है? तो ये इनकी डिमांड है, और इसके लिए गवर्नमेंट कोई प्रॉपर स्टेप लेकर के नहीं आ रही है। तो इसको मैंने ऑलरेडी कल कवर कर लिया है, और एक दिन मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर पूरी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि ये टॉपिक जो है पूरा कवर अप हो जाए, जिसमें डिटेल में। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे बात करी जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ दिखाई गई है कि लुक एट द क्वांटम सेल्स एंड इनकैशमेंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड लोकेशंस इन विच मोस्ट ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। मतलब यहाँ दिखाया गया कि किस तरह से कहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितने बॉन्ड्स सोल्ड हुए और कितने बॉन्ड्स एनकैश किए गए। सोल्ड का मतलब यहाँ पे SBI ने कितने बॉन्ड्स किसी को सेल किए। जैसे कि एग्जांपल, आप चाहते हो किसी पार्टी को कि मैं 1,000 रुपये डोनेट करूँ, तो आप 1,000 रुपये जाओगे SBI के पास और वहाँ पे कहोगे कि मुझे 1,000 रुपये पर्टिकुलर इस पार्टी को डोनेट करने हैं, तो आप वहाँ पे SBI से उस टाइम पे बॉन्ड परचेज करोगे। तो ये हुआ कि SBI ने कितने बॉन्ड सेल किए आपको।
तो वो वहाँ यहाँ पे बता रहा है कि बीन सोल्ड, कितने सोल्ड हुए। और एनकैश का मतलब है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज ने कितने मतलब बॉन्ड को जमा करके मतलब कि एसबीआई से पैसे निकाल लिए अपने अकाउंट में, है ना। मतलब उस पर्टिकुलर पार्टी ने पैसे ले लिए, जब आपने पैसे दिए एसबीआई को तो पैसे एसबीआई के पास थे, अब एसबीआई से उस पर्टिकुलर पार्टी ने पैसे ले लिए तो उसे कहा गया इनकैश करना। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि किस पार्टी ने कितने कितने पैसे, सॉरी मतलब किस स्टेट में ज़्यादा और किस स्टेट में कम पैसे निकाले गए। तो यहाँ पे दिखा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर्थ 10,791 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड सोल्ड हुए हैं सिंस 2018, मतलब 2018 से अभी तक में 10,790 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड सोल्ड किए गए हैं। और एनकैश 10,767 करोड़ एनकैश भी कर लिए गए हैं 2018 से। सबसे ज़्यादा सेल कहाँ हुई? सबसे ज़्यादा जो सेल हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की वो हुई थी बॉम्बे में, एंड इट वाज 2,742 करोड़। एंड पटना जो है उसमें सबसे कम इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल हुई 80 लाख। और एनकैश करने के मामले में दिल्ली में सबसे ज़्यादा एनकैश किया गया 6,748 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उनको इनकैश किया गया, और श्रीनगर में सबसे कम। फिलहाल यहाँ पे हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है कि किसने मतलब कि कितना इलेक्टोरल बॉन्ड सोल्ड हुआ, कितना इनकैश किया गया। पॉइंट ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, क्यों है, किस लिए है और किस तरह से ये वर्क करेगा। ना इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये फाइनेंस बिल 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया और 2018 में ही इसको नोटिफाई कर दिया गया। ये जो है बियरर बॉन्ड्स और प्रॉमिसरी नोट्स की तरह है, वेर जहाँ पे इशूअर जो है मतलब बैंक वो कस्टोडियन है एंड पेज द वन हु होल्ड द बॉन्ड, मतलब कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास बॉन्ड होगा उसको ये पैसे पे करेंगे। नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की क्या बात है? ये बॉन्ड जो होते हैं वो नोटिफाइड बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं और अभी गवर्नमेंट ने एसबीआई को ही नोटिफाई किया है, मतलब एसबीआई ही इसको इशू कर सकती है। नाउ द डोनर में अप्रोच दिस बैंक्स एंड परचेज द बॉन्ड। डोनर जो है उस बैंक से जाएगा और बॉन्ड परचेज करेगा। डोनर जो है किसी भी तरह से पेमेंट कर सकता है। डोनर डोनेट करेगा इन बॉन्ड को पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी को उस पर्टिकुलर बैंक से, मतलब जो नोटिफाइड बैंक है जैसे एसबीआई, उस बैंक में जा कर के अपने अकाउंट में उन पैसों को एनकैश कराना होगा और ये उसी अकाउंट में एनकैश करा सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में बना होगा। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर अकाउंट को ट्रैक भी कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट उठ के आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों लाया गया। तो ये कहा जा रहा है कि दे इंश्योर दैट फंड्स बीइंग कलेक्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आर अकाउंटेड फॉर मनी और क्लीन मनी। मतलब ब्लैक मनी की जो प्रॉब्लम थी वो बढ़ती चली जा रही थी, तो अब इनका कहना है कि जो ब्लैक मनी होगा वो लोग डोनेट कर देंगे पॉलिटिकल पार्टी को और पॉलिटिकल पार्टी उसका प्रॉपर अच्छा यूज़ करके साफ़ सुथरा बना देगी। लेकिन क्या ये कभी होता है? अगर किसी के पास ब्लैक मनी रखा है तो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेगा ही क्यों, जब उसने ब्लैक मनी अपने लिए बचा के रखा है ना। और पॉलिटिकल पार्टी का क्या भरोसा कि वो उसको प्रॉपर यूज़ में, क्लीन यूज़ में ले करके आएगी। और इस तरह से आपका जो पैसा है वो क्लीन भी हो गया, ब्लैक मनी से क्लीन मनी में भी कन्वर्ट हो गया और आपने ब्लैक मनी की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की जगह उसको और बेटर वे में छुपाने का काम कर दिया। ये दूसरे साइड की परसेप्शन है, मतलब निगेटिव साइड है। इनका तो कहना है कि हम इसको क्लीन बना देंगे, लेकिन अगर हम इसके निगेटिव साइड पे जाते हैं तो इसकी क्या गारंटी कि पॉलिटिकल पार्टीज इसका अच्छा यूज़ करेंगी। नाउ वही बात है कि यहाँ पे बोला गया कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो पहला तो ये कि एनोनिमिटी, देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द डोनर। मतलब जो डोनेट कर रहा है, अगर आप जाके किसी पार्टी को कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हो, मान लेते हैं कि आप 2 करोड़ देना चाहते हो किसी पार्टी को और आप चाहते हो कि आपकी आइडेंटिटी भी ना दिखे किसी को कि आपने दिया है, तो आप जाओगे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने पे आपकी आइडेंटिटी रिवील करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। मतलब उसको एनोनिमस बना के रखा गया है कि किसने डोनेट किया ये किसी को भी पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी।
इट विल गो अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट जाता है क्योंकि ये मतलब कि फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है पॉलिटिकल फाइनेंसिंग का, कि कौन कितने पैसे दे रहा है और किस पार्टी को दे रहा है, ये पता होना चाहिए। लेकिन इस बिल में, इस एक्ट में, अब तो ये एक्ट बन चुका है, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रॉपर आ चुका है, 2018 से चल भी रहा है, तो इसमें क्या है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं कि आप बताओ ही कि ये इस इंसान ने डोनेट किया है और इस पार्टी को डोनेट किया है। यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है पूरी तरह से हिडन रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स अ कन्वीनियंट चैनल फॉर ब्लैक मनी। मतलब कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है एक प्रॉपर चैनल बन जाएगा ब्लैक मनी के सोर्स का नहीं, फ्लो का। जैसे कि किसी के पास ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा है, वो उसने क्या किया, एक पार्टी को डोनेट किया, इसके एवज में उस पॉलिटिकल पार्टी से वो कहेगा कि आप मुझे इस चीज़ में मेरे लिए मतलब कुछ मुझे फ़ायदा दो इस पैसे के अगेंस्ट, तो वो ब्लैक मनी का यूज़ भी कर लिया, अगेंस्ट में उसने करप्शन को भी बढ़ावा दिया यहाँ पे। तो ये गलत यूज़ में भी और इसमें गलत यूज़ और बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ कॉरपोरेट डोनेशन का जो 7.5% कैप है वो भी यहाँ पे मतलब नहीं देना पड़ेगा उनको। एंड साथ ही साथ नो नीड फॉर कंपनीज टू रिवील देयर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मतलब कि वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कितना करे हैं, किस पार्टी को करे हैं, वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत उस पर्टिकुलर कंपनी को नहीं है उनके प्रॉफिट और लॉस में। मतलब कि उतना पैसा वो गायब करके रख सकते हैं जितना उन्होंने डोनेट किया है। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी है वो 3 साल की होनी चाहिए, है ना, 3 साल से चलनी चाहिए। तो ईजिली कोई भी शेल कंपनी बना करके 3 साल उसको चलाने के बाद अनलिमिटेड डोनेशन एनोनिमसली करता रह सकता है अपनी शेल कंपनी से। शेल कंपनी मतलब नकली कंपनी जिसका कोई काम नहीं है, बस उसको इल्लीगल यूज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। और दूसरी बात कि ये जो नॉमिनेटेड बैंक्स हैं, मतलब कि नोटिफाइड बैंक्स हैं, एसबीआई, तो एसबीआई जो है वो गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। तो गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर सकती है ये पता लगाने के लिए कि अभी जैसे जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, वो पता लगा सकती है कि दूसरे पार्टी को किसने डोनेशन करी है, कितनी डोनेशन करी है, और ऐसे में उस पर्टिकुलर आदमी को ब्लैकमेल किया जा सकता है कि आप उस पार्टी को डोनेशन करने की जगह हमारी पार्टी को डोनेशन करो। ऐसा गवर्नमेंट मिसयूज़ कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ही एसबीआई आती है। फिर इलेक्शन कमीशन का एक कैप भी था कि 20,000 से ज़्यादा अगर आप डोनेशन लेते हो तो आपको उसको डिस्क्लोज करना होगा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू इस चीज़ को भी गलत कर दिया। मतलब कि 20,000 के ऊपर भी वो कितना भी डोनेशन ले लें, उनको डिस्क्लोज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड फिर वही बात है कि ये काफ़ी अच्छा चैनल बन जाएगा जिसमें बिजनेस पर्सन्स क्या करेंगे, वो पैसा डालेंगे और उनको टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा, और उसके लिए अगेंस्ट में कोई ना कोई फेवर वो लेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी से। और इसके बाद इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये भी निकल करके आती है। लास्ट पैराग्राफ में हम ये देख सकते हैं, द आयरनी ऑफ द स्कीम इज दैट वाइल डोनर हु बाय देम आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी सर्विस चार्ज। मतलब जो डोनेट कर रहा है उसे कोई सर्विस चार्ज नहीं देना है या कमीशन एसबीआई को नहीं देना है। अगर आप 2 करोड़ दे रहे हो, अगर आप 200 करोड़ दे रहे हो, अगर 2,000 करोड़ दे रहे हो, आप कितना भी अमाउंट दो, आपका 2,000 करोड़ पूरा उस पॉलिटिकल ये जो कॉस्ट होगी चला टैक्स पेयर को, मतलब आम जनता को अफोर्ड करना पड़ेगा। ना उस पॉलिटिकल, और आप जान के बहुत हैरान रहेंगे कि एसबीआई अभी तक मतलब 2018 से अभी तक संभालना होगा। अराउंड 9.5 करोड़ अंदर पैसे आम जनता के इन ट्रांजैक्शंस में खर्च किए जा चुके हैं। गवर्नमेंट से लेगा, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज ओवरऑल वेलफेयर का जो पॉलिसी है उसको खत्म करके टैक्स पेयर को, मतलब अपने आम जनता को अफोर्ड करना पड़ेगा। इन सारी चीजों का जान के बहुत यहाँ पे पहली बात आप जो अभी तक सारे कमीशन चार्जेस हैं वो अभी तक आम जनता से ले रहे हो। अराउंड उसको बता भी नहीं है कि कितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा नहीं हुआ, आम जनता के इन ट्रांजैक्शंस में खर्च किए जा चुके हैं, है ना।
तो ये कहीं ना कहीं पता चला एक आप तरह से किसी ये पार्टी देखा को जा रहा है बहुत कि सपोर्ट पॉलिटिकल करते हो और पता पार्टीज चला उसने वेलफेयर फंडिंग का ले जो रखी है पॉलिसी है किसी उसको खत्म करके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रखी है जो profit के क्लाइमेट को लिए बहुत ज्यादा इन सारी नुकसान चीजों का पहुंचा इस्तेमाल कर रही है, जहाँ या पे फिर वो उसने पहली बात आपके सारे against में कमीशन उस चार्जेस है particular, वो एक आम जनता से ले रहे हो, बिजनेस कंपनी ने उसको बता आपके भी नहीं रहे कि against कोई कितना काम कर खर्चा रखा हुआ, कितना खर्चा तो फिर नहीं आपको ये हुआ, पता ही नहीं चल रहा है कि पैसे इसको गए, किस फंडिंग कहाँ पार्टी से आ किसने रही दी है, और ये ट्रांसपेरेंसी को अभी तरह पता से चला आप किसी void पार्टी कर को दे बहुत रहा है, सपोर्ट करते हो और पता ट्रांसपेरेंसी को चला खत्म उसने कर दे रहा है, जो फंडिंग ले रखी है जहाँ पे जो वो किसी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ऐसी वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल से भी ले नजर रखी है में जो क्लाइमेट नहीं को आ बहुत रहा ज्यादा है। नुकसान तो ये इलेक्टोरल पहुंचा बॉन्ड रहा का है। जो प्रोसेस या है फिर वो उसने अभी तक अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कि कहीं से भी ये नहीं नजर आ रहा है एंडिंग इसकी ऐसे हुई है, ये बताना चाह रहा है कि तो फिर जनता आपको के ये जो पता ही पैसे नहीं लग रहे चल रहा हैं है उन कि पैसों उसको को फंडिंग कहाँ सही से जगह आ रही इस्तेमाल है करना और चाहिए ये गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी को इंस्टेड पूरी तरह ऑफ से इस void ट्रांसपेरेंसी कर को दे रहा हाइड है, करना ट्रांसपेरेंसी को कमीशन खत्म कर दे चार्जेस रहा पे है, करना उस जहाँ काम पे के लिए जो डेमोक्रेटिक जिसमें प्रोसेस है पार्टी का वो भला है, बिल्कुल भी नज़र में जनता का नहीं भला आ रहा है। नहीं है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रोसेस है अभी तक अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल कि कहीं से भी ये नहीं नज़र आ रहा है एंडिंग इसकी ऐसे हुई है, ये बताना चाह रहा है कि जनता के जो पैसे लग रहे हैं उन पैसों को सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए गवर्नमेंट को, इंस्टेड ऑफ इस ट्रांसपेरेंसी को हाइड करना, कमीशन चार्जेस पे करना उस काम के लिए जिसमें पार्टी का भला है, जनता का भला नहीं है। इसके बाद हमारा लास्ट आर्टिकल है आज का, जिसमें सेंटर प्लान्स टू डॉक्यूमेंट कल्चर्स सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल सोसाइटीज़। मतलब कि सेंटर जो है प्लान कर रहा है कि जितने भी कल्चर हैं, सोशल प्रैक्टिसेस है ना, अलग अलग ट्राइब्स की, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा ट्राइब्स हैं, इतने ज़्यादा अलग अलग सेक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं कि हर चीज़ को अगर हम लोग प्रिजर्व नहीं करते तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगी, है ना। और कई चीज़ों में बुराइयां हैं, कई चीज़ों में अच्छाइयाँ हैं, तो उनमें से क्यों ना अच्छी चीज़ों को हम लोग डॉक्यूमेंटाइज करें, डॉक्यूमेंटेशन करें उनको डॉक्यूमेंट में बनाएं और रखें एक जगह, जिससे कि जब हमें उनके राइट्स को मतलब कि सीधी सी बात है, कोई ट्राइब है ना, अब उस ट्राइब के यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स है जो परफॉर्म करते हैं, अब जो गवर्नमेंट है वो जाके उस रिचुअल को ख़त्म करना चाह रही है ना। मान लो वो पेड़ की पूजा करते हैं और गवर्नमेंट जाके वहाँ पेड़ काट दे, तो वहाँ पे उनका जो कल्चरल राइट है ना, उनके फंडामेंटल्स हैं, आपने उनको ख़त्म कर दिया, तो फिर आप किस बात की डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे कर रहे हो। तो उन्हीं सब चीज़ों को सेव करने के लिए यहाँ पे सेंटर ने प्लान किया कि अब कल्चरल सोशल प्रैक्टिसेस और इंडिजिनस ट्राइबल सोसाइटीज़ को, इनके जो भी प्रैक्टिसेस हैं सब को हम डॉक्यूमेंट में रखेंगे, जिससे वो सेफ रहें और हम उनका एक प्रॉपर तरीके से हम उसको आगे टाइम टू टाइम यूज़ कर सकें अच्छे कामों में, जिससे उनके राइट्स भी हमेशा बने रहें। ना यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है।